क्या देखते हैं नवाज शरीफ मुल्क के जो इस तरह हालात जा रहा है, मुल्क के महंगाई का लेवल जा रहा है, जो पीडीएम ने हमें दिया है, क्या आप देखते हैं कि नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट में आए तो वो कीमतें डाउन होंगी? देखिए, नवाज शरीफ के पास महंगाई कम करने के नुस्खे हैं। अगर हैं तो उसने 17 माह अपने भाई को क्यों नहीं दी? भाई को जलील कराना था। क्या IMF का कर्जा हम उतार पाएंगे सर? सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। भाड़ में जाए सारे लोग ना। कम से कम हमने जो अपनी सियासी इस्तेकाम की जो हमने पॉलिसियाँ, फॉरेन पॉलिसियाँ, मुआशी पॉलिसियाँ बनाई थी, उन्हें तो कंटिन्यू करते ना। सर ये बंदे जो मर जाते हैं कर्जा देना पड़ेगा, तो ये किसके सहारा आएगा? गवर्नमेंट के बंदों के सर? IMF से हमने कर्जे लिए, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए, तो आप भी कर्जदार हो गए, मैं भी हो गया, क्योंकि मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। लेकिन हसन हुसैन क्यों नहीं हुए? बिलावल और बख्तावर क्यों नहीं हुए? असम्बलियों के इतने ज़्यादा पैसे हैं सर, खरबों के अंदर हैं सर। ये MNA MPs क्या गरीब घरों से आते हैं सर? क्या जब वो वोट मांगने के लिए जाते हैं गरीब के पास यूं घुटनों को हाथ नहीं लगाते सर? जब असेंबली के अंदर चले जाते हैं तो भूल जाते हैं सर। फिर यहाँ पे हमने रियासत मदीना के नारे लगाए कि अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए उसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या हजरत अबू बकर सदीक अकबर का कॉल याद नहीं है इन्हें सर, कि ये जो सियासतदान है कि मेरी तनख्वाह उतनी करो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है सर? करें ये अपनी तनख्वाह 32,000 पिछले 50 साल से की है सर इन्होंने। मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। इमरान खान ने जो गुनाह किया 9 मई का, अगर उसने जुर्म किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर रियासत से कोई टकराया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सर क्या कसूरवार मीडिया नहीं है सर? मीडिया सिर्फ कसूरवार नहीं है, मीडिया एक हद तक मीडिया इस घिनौने खेल का एक हिस्सा है। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज़ करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तान की शान भी हैं और मशहूर कालम नगार, अदीब और शायर भी कह सकते हैं। अगर हल्का अहबाब की बात की जाए तो आपको उस्ताद होने का हक़ भी हासिल है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं इसार राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि ये नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान अब वापस आए हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि अब सियासी हलचल को किस तरह देखते हैं आप? देखो, हलचल होने के लिए ना एक आप दरिया में हलचल देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि दरिया हो, ठीक है ना। मदो जज़र भी तभी आता है ना। तो हलचल में, सियासी हलचल तब होती है जब सामने अपोनेंट हो, कोई आपस में मुकाबला हो रहा हो, तो फिर हलचल होती है। लेकिन जब वन साइडेड मैच हो रहा हो, आप सामने वाले को जेल में फेंक दें और उसका कॉर्नर मीटिंग भी ना होने दें और ख़ुद रियासत मिल के एक बंदे का जलसा कामयाब कराने के लिए अपने तमाम वसाइल लगा दे, पटवारियों को भी ड्यूटी हाजिरियाँ वहाँ लगें, हेल्थ वर्कर्स की भी हाजिरियाँ वहाँ लगें, एजुकेशन वर्कर्स की भी हाजिरियाँ वहाँ लगे, और आपको टोकन दे दिए जाएँ कि ये 1,000 रुपये का टोकन है, वहाँ जाके आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो और आपके हर चीज़ की ज़मानत होती चली जाए, आपके तमाम गुनाह जो हैं वो डिटर्जेंट से धुलते चले जाएं और एक जानिब एक शख्स के ऊपर 200 केसेस कर लें, तो फिर ये हलचल नहीं है। सर ये पिछले दौर में भी तो ऐसे होता रहा। पटवारी तो तब भी हायल किए जाते थे और लोगों को ऐसे ही इकट्ठा किया जाता था। अगर लोगों की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो माजी में भी ऐसे ही होता रहा। ऐसा नहीं था। माजी में किसी शख्स की 14 दफ़ा ज़मानत होती थी और वो जेल में नहीं रहता था। वो ज़मानत हुई, बाहर निकला, फिर उसे पकड़ लिया, फिर हुई, पकड़ लिया। किसी पिछले दौर में ख़वातीन को इतने लंबे अरसे जेलों में नहीं रखा गया था, सियासी वर्कर्स को। और पिछले दौर के अंदर इस तरह नहीं हुआ था कि आपने सामने वाले को कुचल दिया था। नवाज GT रोड से नवाज शरीफ साहब जो है आए थे मुझे क्यों निकाला कहते हुए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाहौर में तारीख के 4 बड़े जलसे हुए। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया, वो किया नासिर बाग में। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तारीख़ी इस्तकबाल हुआ 1986 में। फिर उसके बाद इंतकाल हुआ तहरीक लब्बैक के सरबराह का, रिजवी साहब का, खादिम रिजवी साहब का, तो लाहौर वाज जैम पैक। बिल्कुल। फिर इमरान खान का जलसा हुआ, देन लाहौर वाज जैम पैक, और उसमें कोई सियासी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई थी, कोई सियासी ट्रक इस्तेमाल नहीं हुआ था, बिकॉज इमरान खान उस टाइम अपोजिशन में था, ठीक है ना। तो इस जलसे को मैं एक नाकाम, बदतरीन नाकाम जलसा कहता हूँ कि इतनी पैसे तो मुझे दे दें, तुम्हें दे दें, तो मैं लाहौर को ब्लॉक कर दूँ, लेकिन आप मीनार पाकिस्तान को भी नहीं भर सके। ये कीमे वाले नान और बिरयानी का कल्चर जो है ना, इमरान खान ने नहीं दिया। वो तो भूखा बटेरा है,
और क्रिकेटर है वो तो सारी जिंदगी उसकी स्पॉन्सरशिप पे लाइफ कबीना के बारे गुजारता में है। बताएं फिर सर, कबीना के बारे में बताएं ना सर। नहीं नहीं, मैं कबीना के पूछे, किसी का पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इमरान खान एंड नवाज शरीफ। ओके। ठीक है ना। Okay. और वो तो भूखा बटेरा था, उसने कहा से किसी को खिलाना था। ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, जो फर्श के ऊपर बिरयानी फेंकी गई है, देगे उल्ट के ना फर्श पे फेंक दी गई थी और उसमें लिफाफे पैक हो रहे थे। क्योंकि हमारे जो हम लोग हैं, हमारी औकात ही इतनी है, हम कीड़े मकोड़े, हम सियासी वर्कर जिनकी कब्रों के ऊपर आप पैर रख के इक़्तिदार में पहुंचते, फिर आप पूछते भी नहीं। क्या देखते हैं नवाज शरीफ, मुल्क के जो इस तरह हालात जा रहे हैं, मुल्क के महंगाई का लेवल जा रहा है जो पीडीएम ने हमें दिया है, क्या आप देखते हैं कि नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट में आए तो वो कीमतें डाउन होंगी? देखिए, नवाज शरीफ के पास महंगाई कम करने के नुस्खे हैं। अगर हैं तो उसने 17 माह अपने भाई को क्यों नहीं दे दिए? भाई को जलील कराना था। तो मैं ये कह रहा हूँ राना साहब कि बात ये कि नवाज शरीफ के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर रैशनल होके हकीकत पसंदी के साथ एक ऐसा मुआशरा नहीं बना लेते। इमरान आता, नवाज शरीफ आता, कोई भी आता, यहाँ तो हर बंदा जो आया उसने आके पुराने वाले की पॉलिसियाँ ख़त्म की और उसने कहा कि मेरे से ज़्यादा ज़हीन कोई नहीं है, मेरी पॉलिसियाँ चलेंगी। 3.5 साल बाद उसकी छुट्टी हो गई, नया आ गया और हम वहीं के वहीं खड़े में। सर ये बंदे जो मर जाते हैं, कर्जा देना पड़ेगा, तो ये किसके सर आएगा? गवर्नमेंट के बंदों के सर? वो कहते हैं जिसके सर पे कर्जा होता है उसका जनाजा जायज़ नहीं होता, तो गवर्नमेंट के ऊपर देखते हैं या आम आदमी के ऊपर? पाकिस्तान में ना हम दहशत गर्दों ने तकरीबन 80,000 90,000 के करीब लोगों को शहीद किया है दहशत गर्दी में, लेकिन मुआशी दहशत गर्दों का कोई नाम नहीं लेता, जिनकी वजह से रोज़ पाकिस्तान में खुदकशियाँ होती हैं, जिनकी वजह से लोग रोज़ भूखे मरते। वो मुआशी दहशत गर्द जो हैं, फ़र्ज़ करें IMF से हमने कर्ज़े लिए, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लिए, तो आप भी कर्जदार हो गए, मैं भी हो गया, क्योंकि मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। लेकिन हसन हुसैन क्यों नहीं हुए? बिलावल और बख्तावर क्यों नहीं हुए? उनकी जायदादें कैसे बढ़ गई? वो उन्होंने बाहर का बड़े बड़े कोठियाँ, बंगले और महल कैसे ख़रीद लिए? अगर मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ और मुझ पर कर्ज बढ़ रहा है IMF का, तो इन पे क्यों नहीं बढ़ रहा? उस दौर में जब IMF से हमने कर्जे लिए और हमारी इकॉनमी नीचे गई, उस दौर में इनके एसेट्स कितने बढ़े? मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, इमरान खान से, किसी से नहीं। मेरा सवाल ये है, मेरे वालिद साहब जब पाकिस्तान बना था वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। वो जब इंडिया से माइग्रेशन करके आए, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब और मेरे एक बड़े भाई, तो वो जिस ट्रेन में आए थे उस ट्रेन में सिखों ने तमाम लोगों को शहीद कर दिया। वो मरते दम तक मेरा वालिद बाप जो था वो इस पाकिस्तान का जब नाम लेता था और कायदे आज़म की बात करता था तो उसकी आंखें भीग जाती थी, लहजा लरस जाता था। मैं उसका बेटा हूँ, मेरा क्या कसूर है कि मेरे बाप ने इस मुल्क के लिए हिजरत की थी? इसलिए की थी कि मेरी आंखों के सामने ये सरमायादार ताजिर सियासत के नाम पे इस मुल्क को लूटे और मेरे बच्चे भूखे मरे? क्या मेरे इस 24 करोड़ लोगों ने इसलिए इस मुल्क को बनाया था कि खुदा की कसम, ये मेरा ख्याल है 3 दिन में दूसरा वाक़या है मेरे साथ कि मैं घर से निकला हूँ तो एक मुझे कोई बंदा टकर गया कि मैंने रोटी नहीं खाई, मुझे खाना खिला दें। कल परसों एक 6 साल का बच्चा मुझे मिला, उसने कहा मैंने रोटी खानी है। मैंने कहा कि घर खाओ, तो उसने कहा कि मेरा बाप नहीं है। मैंने कहा माँ है, तो उसने कहा मेरी माँ भी कुछ नहीं कर सकती, वो बीमार है। मुझे बताओ कि क्या वो ये जो आईने पाकिस्तान है, ये जो रियासत पाकिस्तान है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है? या वो सिर्फ मरियम, बिलावल, हसन, हुसैन, बख्तावर इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? क्या एक कौम के बच्चे सिर्फ ये, वो जो भूखा मर रहा है बच्चा, क्या ये आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता? और अगर यह आइन नहीं देता तो फिर ऐसे आइन को फाड़ के फेंक दें, जो बेसूद आइन है, जो किसी को कुछ नहीं दे सकता। आज जिस तरह नवाज शरीफ के आगे पूरी अदालतें बिछ गई और उन्होंने कहा जी लब्बैक सर, आप आए, हम आपके आने से पहले ज़मानत का बंदोबस्त करके रखते हैं, ठीक है ना। मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। इमरान खान ने जो गुनाह किया 9 मई का, अगर जो उसने जुर्म किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए।
अगर रियासत से कोई टकराया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रियासत एक माँ होती है, ठीक है, उसे बाकियों के साथ सौतेले बच्चों वाला सलूक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, सबके साथ इक्वल ट्रीट करें। सर एक बात आखिरी सर, ये जो असेंबलियों के इतने ज़्यादा पैसे हैं सर, खरबों के अंदर हैं सर, ये MNA MPs क्या गरीब घरों से आते हैं सर? क्या आप समझते हैं कि वो गरीब लोग हैं जो असेंबलियों के अंदर चले जाते हैं सर? क्या जब वो वोट मांगने के लिए जाते हैं गरीब के पास यूं घुटनों को हाथ नहीं लगाते सर? जब असेंबली के अंदर चले जाते हैं तो भूल जाते हैं सर। फिर यहाँ पे हमने रियासत मदीना के नारे लगाए कि अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए उसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या हज़रत अबू बकर सदीक अकबर का कौल याद नहीं है इन्हें सर, कि ये जो सियासतदान है कि मेरी तनख्वाह उतनी करो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है सर? करें ये अपनी तनख्वाह 32,000 पिछले 50 साल से की है सर इन्होंने, कि एक मजदूर की तनख्वाह इन्होंने की हो सर? ये पार्टियों का रोल आपकी नज़र में क्या है सर? मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ कि गरीब आदमी के बारे में किसने सोचना है सर? मान लेते हैं एक पार्टी आती है, वो भी कर्जा ले ली, अगली आई उसने भी ले लिया, तो हम कहाँ जाएं? आप सर सीनियर हैं, हम जूनियर हैं सर, हमें भी कोई राह रास्त पे लगाएं सर। एक बात यह है, आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन ना असल चीज़ ये है कि ये हमारा इशू ये नहीं है कि हमने कर्ज़े लिए, हमारा इशू ये कि हमने उन कर्ज़ों को लगाया कहाँ है, ठीक है ना। ये कोई इशू नहीं है कर्ज़ा लेना, असल इशू है कि वो कर्ज़े गए कहाँ, ठीक है ना। तो मैं तो जो बात आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि एक दफ़ा ये तय होना चाहिए कि वो कर्ज़े गए कहाँ। हमने अरबों खरबों रुपए के कर्ज़े लिए ना, तो कहाँ लग गए? डेवलपमेंट में लगे, और कुछ तामीर में लगे पाकिस्तान की, कुछ तरक्की में लगे, गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए लगे, या अमीरों के घर चले गए, ठीक है ना। और अगर वो अमीरों के घर चले गए तो उनको उल्टा लटका के उनके हलक से पैसे निकालने चाहिए। और फिर कौन निकालेगा सर? अब आप मुझे ना पता क्या कहलवाना चाह रहे, मुझे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में एक बड़ा तगड़ा सा मार्शल लगे, ठीक है, सबका हिसाब हो, ठीक है, और सबका हिसाब हो और सबसे पैसे निकलवाए जाए, ठीक है ना। लेकिन हम वो अत्तार के लौंडे हैं जो उसी से दवा लेते हैं जिसकी वजह से बीमार होते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप मुल्क के अंदर जमहूरी इस्तेकाम नहीं लाते और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ठीक है ना जी, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो। सर इनको छोड़े सर, असेंबलियों की बात करें, ये तो ठीक है लीडर्स हैं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ सर महंगाई के हवाले से, गरीब मारो प्रोग्राम कब ख़त्म होगा? भाई आप वो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट जमहूरियत के बाद ही तो आती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ठीक है ना। बिल्कुल। वो तो ये सोचते हैं ना, जैसे काकड़ साहब ने बयान दिया कि मेरा एसी बंद कर दें आप, तो मैं बिजली के जो हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिस तरह बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, गैस मिल नहीं रही, अब गैस का कसूरवार हमने किसको ठहराना? सुई नॉर्दर्न गैस को। हमने कोई मुआहदा नहीं करना किसी से, हमने उठना आवाम ने और हड़तालें शुरू कर देनी कि सुई नॉर्दर्न गैस जो है ना उसके एम्प्लॉय बहुत बुरे हैं, वो गैस नहीं दे रहे। वापडा के बिलों की बात आएगी तो हम वापडा एम्प्लॉयज़ को पकड़ना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से सर जिस तरह मैं लाइनें देखता हूँ, गंदम आती है और लाइनें लग जाती हैं, चीनी आती है, वो तो पिछले 10 साल से लाइनें देख रहे हैं सर, मगर सर कोई तो हल होगा। अब मैं हल आपको बता तो रहा हूँ, हल यही है ना कि जब तक आप वो जमहूरी इस्तेकाम नहीं लाते और एक ऐसे इंतखाबात नहीं कराते जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इक्वल मौका मिले, और एक ऐसी हुकूमत नहीं लेके आते जो अवाम की तर्जुमान हो और अवामी मैंडेट लेके आई हो, तब तक अगर आप ये समझें कि जी आप कोई हल निकाल लेंगे, वो हल नहीं निकलेगा। अमीरों के बंगलों सर क्या कसूरवार मीडिया नहीं है सर? मीडिया सिर्फ कसूरवार नहीं है, मीडिया एक हद तक मीडिया इस घिनौने खेल का एक हिस्सा है, क्योंकि पार्टीइज्म हो गया ना सर मीडिया। पार्टीइज्म की नहीं बात है। आप जैसे लोग बहुत कम है सर, कोई नून लीग का सहाफ़ी बन गया है, कोई पीटीआई का हो गया, कोई पीपल्स पार्टी का हो गया है, अहले कलम भी तो बिक रहा है ना। नहीं, मैं इसमें भी बताऊँ, किसी जमात के साथ खड़े होना कोई बुराई नहीं है, हर शख्स एक नज़रिया लेके पैदा होता है, ठीक है ना। आप ऐसे ही गुजर रहे हो ना, तो दो लड़कियां आपके सामने से आ रही हो, तो उनमें से एक अचानक आपको अच्छी लगती है और एक नहीं लगती, हालांकि आप दोनों को नहीं जान रहे होते, ठीक है। इसी तरह आपको सियासी तौर पे किसी एक के साथ तो खड़ा होना पड़ता है, जो नहीं खड़ा होता उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। मीडिया का कसूर ये है कि मीडिया के ऊपर आके बैठ गए बिल्डर्स, एजुकेशन माफिया,
और ऐसे माफियाज जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी वाइट करनी थी, तो वो कोई मुल्क सुधार के लिए नहीं आए, वो कारोबार के लिए आए हैं। तो कारोबारी मुफादात जहाँ से उन्हें मिलेंगे वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कोई रॉकेट साइंस। भाई मालिक हैं, इतने इतने बड़े चैनल पे अरबों रुपए खर्च रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं खर्च रहे कि कोई उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान बनना है, वो इसलिए खर्च रहे हैं कि इससे हमने पैसे कमाने हैं। सर आखिर में मेरे नाजरीन को कोई अपना शेर सुनाना चाहें और पैगाम देना चाहें? देखिए, पैगाम तो क्या देना है, पैगाम तो सिर्फ यही है कि भाई हम इस वक्त जिस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये नहीं है कि लुच्चे लफंगे और बड़बोलियाँ बोलने वाले ज़्यादा हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सच बोलने वाले चुप हो गए। तो जिस दिन सच बोलने वाले चुप नहीं होंगे और बोलते रहेंगे तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता सब्र ज़रूर बनेगा। नहीं, सब्र तो एक ऐसी अफ्यून है जो आपको सब चीज़ों से लापरवाह कर देती है। नहीं, मेरा कहने का जुर्रत, इजहार, नहीं, सच बोलना, आंखों में आंखें डाल के बोलना, जब तक हम ये नहीं शुरू करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको कोई आप क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ आपको कुछ शेर सुनाएं सर, अपना कोई सर। मैं अपना शेर सुनाऊँ आपको? जी सर, ताकि मेरे जो यंगस्टर, जो आपके यंगस्टर फ़ैन हैं, वो भी आपको सुन सकें सर। देखिए, वैसे एक नज़म मैं आपको शेयर करता हूँ, और ये क्या कहते हैं, है तो समझे किसी की, लेकिन ये कि मैं इसे ओन करके सुनाता होता हूँ अमूमन, कि ये एक पैगाम भी है कि चलो उठो ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आबाद इसको आरजुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ। क्या बात है सर, शुक्रिया सर। और आखिर में मैं सिर्फ इसार राना साहब के लिए सिर्फ इतना कह सकूँगा कि इन जैसी शख्सियत अहले सहाफ़त में बहुत कम है। हमें भी इन्हें उस्तादों की तरह मानना चाहिए और इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो हक़ के साथ खड़े हैं। तो इनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सज़ा पे छोड़ दिया कुछ, जज़ा पे छोड़ दिया, हर एक काम को मैंने खुदा पे छोड़ दिया। वो मुझको याद रखेगा या फिर भुला देगा, उसी का काम था, उसी की रज़ा पे छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी जलाए या फिर बुझाए रखे, चिराग हमने जलाकर हवा पे छोड़ दिया। उससे बात भी करते तो किस तरह करते, ये मसला था अना का, अना पे छोड़ दिया। इसलिए तो वो कहते हैं बेवफा हमको, कि हमने सारा ज़माना वफा पे छोड़ दिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज़।